हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। कुछ पार्ट्स मैं करवा चुका हूँ आपको। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं इंडियन इकोनॉमी के तो जाके देख लीजिए। पीडीएफ जब भी कंप्लीट हुई डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन बेस्ट से बेस्ट मटेरियल के ये नोट्स आपको मिलेंगे और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, नीति आयोग पढ़ा दिया, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा दी, और इंडियन इकोनॉमी की टाइप्स और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से 56 चला। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं क्यों हैं, क्योंकि भारत की जब आज़ाद हुआ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे में उस स्थिति को सुधारने के लिए भारत में कुछ डेवलपमेंट के कार्य किए जाने थे, ठीक है। तो हर 5 साल तक का एक लक्ष्य रखा गया कि हमें ये टारगेट जो है वो अचीव करना है। फिर हम लास्ट में देखते थे कि हमें कितना अचीव रहा, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, ठीक है। उसके बाद फिर ये 12 जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो आए थे अभी तक टोटल। और फिर उसके बाद कुछ तो बिल्कुल फेल भी कर गए थे, उनके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है वो, ठीक है, आगे देखिएगा। मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम पढ़ते हैं पहले 1951 से 1956। तो 12 5 ईयर प्लान के बाद फिर आपका ये आया था, ठीक है, जो नीति आयोग है। तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो आपका 1951 से 56 को आया था, 1 अप्रैल 1951 को। ऑब्जेक्टिव थे इनके कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और फिर टारगेट्स देखते थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, जो प्राइमरी सेक्टर था बेसिकली उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। और इसमें भी कोर क्या था आपका, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन सिंचाई होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। इन सेक्टर्स में ज़्यादा बल देना। एक मॉडल भी होता था जिसके ऊपर ये प्लान आधारित होता था। मॉडल कौन सा था, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपका, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। उसके बाद देखिए किनेशियन मॉडल भी बोल देते हैं। किनेशियन एक टर्म है जो कि आप पढ़ोगे इसमें इकोनॉमिक्स में ही। तो देखिए इन द ईयर 1950 में ये NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। 2 मई 1951 को CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, जो कि नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है वो करता है, वो एस्टैब्लिश हुआ। फिर 1952 को क्या हुआ, हमने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसको अडोप्ट किया। और फिर उसके बाद एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको हमने अडोप्ट किया। वर्क कौन से हुए मेन इसमें, भाखड़ा नंगल डैम है, हीराकुंड है, दामोदर घाटी जैसी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको शुरू किया गया। ग्रोथ रेट जो है वो 2.1% है। अचीव कितना किया, 3.6%, मतलब बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, 56 से 61 तक चला, 1961 तक। ऑब्जेक्टिव क्या था इसमें, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा जोर देना था, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आपकी जो कोर इंडस्ट्री हैं, जो कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है किसी भी देश के अंदर, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियाद बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, एक तो आयरन चाहिए, उसके लिए स्टील चाहिए और एक सीमेंट चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो कोर इंडस्ट्री इनको बोलते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। लक्ष्य में 4.5% था, प्राप्ति हुई 4.2%। तो ये भी सक्सेसफुल रहा। जो मॉडल था इसमें नेहरू महालनोबिस मॉडल था। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इनके जन्मदिन पर 29 जून को ही, मतलब ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो हम मनाते हैं। उसके बाद देखिए प्लांट्स लगाए थे। प्लांट मतलब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ना कि बायोलॉजिकल प्लांट्स। तो ये राउरकेला में स्टील और आयरन प्लांट जो था वो लगाया। और ये ना एक फ़ॉरेन कंट्री की हेल्प से हम लगा देते थे इसको। तो ये जो था ना ये स्टील और आयरन प्लांट ये राउरकेला में उड़ीसा में लगा था, वेस्ट जर्मनी की हेल्प से। भिलाई में लगा था स्टील एंड आयरन प्लांट। छत्तीसगढ़ में है जो कि भिलाई किसकी मदद से, USSR या जिसको हम रशिया बोलते हैं, रूस बोलते हैं। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ये UK की हेल्प से लगा था स्टील एंड आयरन प्लांट। आगे देखिएगा इंडिया फर्स्ट स्टील एंड आयरन जो प्लांट है टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 जमशेदपुर में। और ये जमशेद जी टाटा के नाम पर ही, ठीक है, ये बनाई गई थी। तो गवर्नमेंट ने उनके नाम पे एक 10 रुपये
कोइन जो था वो कोइन इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पे ही, और एक पहला ऐसा इंडस्ट्रीज था, ये उद्योगपति था जिनके नाम पर जो सिक्का है वो इशू हुआ 10 रुपये कोन का उनके नाम पे हुआ था। ये 1956 में LIC का भी गठन हो गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, जीवन बीमा निगम। तो उसके बाद देखिए 2 अक्टूबर 1958 नेफेड, ठीक है, और ये जो था नेफेड, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या कर रही थी? टू प्रमोट ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। फॉरेस्ट के जो रिसोर्स होते हैं, फॉरेस्ट से हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, बेसिकली वुड हो गए, वुड के प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है आपका, जितनी भी राइस हो गए, वीट हो गया, बारले, ज्वार, ठीक है, उनके जो ट्रेड है, उनका जो व्यापार है, उसको प्रमोट करने के लिए 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट एज वेल एज मार्केटिंग एजेंसी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगर आप ये मेरी चैनल पे सर्च मारेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड में और इंडिया में जो नंबर 1 है कौन सी स्टेट है, या फिर वर्ल्ड में कौन सी ऐसी कंट्री है जो गेहूँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, दूध सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कॉटन में सबसे ज़्यादा कौन है, रबड़ कौन सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हमारा आता है इसके बाद 3rd 5 ईयर प्लान, ठीक है। 1961 से 1966 में ये 3rd 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है। इसमें हमने जो एम था वो तो यही था कि एग्रीकल्चर पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, 1961 और 1966 में ये बीच का टाइम इंटरवल दिखा रहा है, और आपको भी पता है कि 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, और उस टाइम पे हमारे पास जो था वो डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, हमारे पास इतने ज़्यादा हथियार नहीं थे, आर्म फोर्सेस भी कम थी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो बेसिकली बल था वो एग्रीकल्चर से हट करके किसकी तरफ गया कि हमें एक डिफेंस इंडस्ट्री और सेल्फ रिलायंस, अपनी एक आत्मविश्वसनीयता पर बल देना होगा, क्योंकि युद्ध में हम बुरी तरह से परास्त हो गए थे, और चाइना ने काफ़ी हमारी जो है वो सरहदों की जो ज़मीनें हैं वो हड़प ली थी, ठीक है। तो मतलब ये जितने भी काम हो रहे हैं ना, ये उस टाइम भी सरकारों ने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, बहुत कुछ सोचा है। वहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं, इतना कुछ सोचा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जो आज की सरकार है ये तो उसको इम्प्लीमेंट ही कर रही है बस, लेकिन जो मेन जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, उस टाइम की सरकारों ने बहुत कुछ सोचा है, ठीक है। ये चीज़ शायद आपको आज समझ नहीं आएगी। आप जो बैठ के आप जो FCI की बात कर रहे हो, वो FCI की देन किसकी है? इन्हीं सरकारों की तो है, जिसमें इतनी सारी आज जॉब्स लग रही हैं, क्योंकि बहुत सारा अनाज जो था वो वेस्ट हो जाता था, ओपन में पड़ा रहता था, बरसात होती थी, तो फिर इसी के चलते FCI का गठन किया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसमें अनाज जो है वो स्टोरेज की व्यवस्था की गई ताकि अनाज को बचाया जा सके। और फिर आगे जाके ये खरीद एजेंसियाँ बन गई, ठीक है। हरियाणा में अलग से खरीद एजेंसी है, हैफेड हो गया आपका, DFSC हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मॉडल है वो आपका सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल है। लक्ष्य 5.6% था, लेकिन प्राप्ति 2.8% हुई। बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। 3 कारण थे फेल होने के। एक तो आपको भी पता है कि कोई भी अगर युद्ध होता है तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है कितने साल पीछे चली जाती है। वजह यही होती है कि सारे देश की जो वो गवर्नमेंट है वो एक तरफ लग जाती है। देश की जो गवर्नमेंट है वो बस उसका ध्यान युद्ध की तरफ लग जाता है। कितना ज़्यादा इक्विपमेंट, जान माल धन सबकी हानि इसमें होती है, तो इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से गिरती है। फिर 1965 में ड्रोट आ गया था, और फिर दोबारा से एक युद्ध हुआ था उसके बाद भी। तो 1962 में आपका इंडिया चाइना वार हुआ था, चाइना ने भारत को बुरी तरीके से हरा दिया था। 1964 में आपका बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई। तो उसके बाद ये जो था बात भूल गए, अब चाइना ने जितना हड़प लिया। फिर उसके बाद दोबारा से इंडस्ट्री की तरफ सोचा गया, तो फिर वही USSR की हेल्प से दोबारा बोकारो में आयरन और स्टील इंडस्ट्रियाँ लगाई गई। झारखंड में किसकी मदद से? ये आपकी रशिया USSR की हेल्प से। 1964 की मैं अगर बात करूं तो IDBI जो था वो बना था। मतलब ये एपेक्स बैंक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट प्रोवाइडर, यानी कि कोई भी आपको इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए जो लोन प्रोवाइड करता है वो ये IDBI बैंक करता है, ठीक है। और ये एपेक्स बैंक है जो कि लोन प्रोवाइड करता है, जो इंडस्ट्रियाँ जो था वो खोलते हैं, ठीक है।
जो इंडस्ट्रियाँ डेवलप करते हैं, जो इंडस्ट्रियाँ लगाते हैं बंदे, ठीक है, उन लोगों को ये क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका 1964 में यूटीआई का गठन हुआ। यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 2003 में इसको ब्रेक करके आपकी दो यूटीआई बना दी गई थी, यूटीआई 1 एंड यूटीआई 2। जो आपका यूटीआई 1 था ये बेसिकली क्या था, उसके बाद इसका नाम बदल कर बैंक रख दिया गया। उसके बाद फिर इसको एक अच्छा सा नामकरण किया गया, जिसे आज 2007 से इसका नाम एक्सिस बैंक हो गया। यानी एक्सिस बैंक से पहले जो नाम था वो यूटीआई था 2003 में, और उससे पहले ये था यूटीआई, सिंगल यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद यूटीआई 2 था, और यूटीआई 2 को चेंज करके यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के नाम से बना दिया गया, जिसकी एडवर्टीज़मेंट आज आप देखते हो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इस तरह से आती है 2003 में। उसके बाद देखिए 1965 में बहुत ही ज़्यादा ड्रोट आया। ड्रोट का एक बड़ा रीज़न ये भी था सूखा का कारण, और उसके बाद अकाल पड़ गया था, भुखमरी आ गई थी, क्योंकि अनाज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, बरसात हो जाती थी या फिर बाहर ओपन में वो बिल्कुल सड़ जाता था। तो 1965 में एफसीआई का गठन किया गया, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। 1965 में फिर से इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, क्योंकि चाइना ही पाकिस्तान जो था वो सारी एक्टिविटीज़ देख रहा था। भारत में चाइना का युद्ध हुआ, इंडिया हारा, खुश हुआ वो। फिर उसके बाद सूखा पड़ गया, फिर खुश हुआ, तो फिर पाकिस्तान ने इस पर छेड़ दिया युद्ध। इंडिया जीता, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि कुछ तो इनकी इकोनॉमी डाउन जाएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान की यही नीति थी उस टाइम पे भी। उसके बाद देखिए बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया बिकम्स वेरी बैड। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन, इससे क्या होता है, कोई भी कंट्री है जिसमें इतने ज़्यादा वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, तो उसके बाद आपको भी पता है कि कोई भी कंट्री है जिसमें युद्ध जैसी कंडीशन आ जाती है, युद्ध हुए हैं, दो ड्रोट पड़ा है, तो कोर्स सी बात है फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाना किसी चीज़ की सप्लाई से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 10 प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले कितने हैं, 15 लोग हैं 10 प्रोडक्ट को। अब क्या हो गया, हमारे पास क्या होगी, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई, यानी कि हमारे पास क्या है, अभी ख़रीदने वाले कितने हैं, 15 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, यही डिमांड बढ़ने का मतलब लोग ज़्यादा हो गए। यहाँ पे 10 की जगह आपको 20 लोग हो गए। तो अब क्या होगा, ये जो 10 प्रोडक्ट हैं, इनको पता है कि हमारे जो 10 प्रोडक्ट हैं बिकी जाने हैं, ख़रीदने वाले 20 हैं। तो अगर मैं इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, पहले सपोज़ करो किसी चीज़ का ये प्राइस 10 रुपये रख रहे थे और उसको ख़रीदने वाले थे 15 लोग, ठीक है, 15 लोग उसको ख़रीदने वाले थे। तो ये 15 लोग, इनको पता है कि ये 10 रुपये जो है वो रेट रख के ख़रीद ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी डिमांड बढ़ गई है, ये 20 लोग, तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं 10 रुपये रखता हूँ इस चीज़ का, तो ये 10 लोग तो इसमें से खरीदेंगे, ठीक है, 10 लोग तो खरीदेंगे। अगर मैं थोड़ा सा रेट और बढ़ा दूँ, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें भी वो चीज़ ख़रीदनी है, डिमांड कम है, या तो आइटम 20 होते, 20 लोगों का जो आइटम है वो 20 लोगों में ही बढ़ जाता, तब तो ठीक था। लेकिन प्रोडक्ट है हमारे पास कम, डिमांड है ज़्यादा, तो रेट बढ़ा दिया भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसा है आके वो ख़रीद लो, ये वाली बात है। तो डिमांड ज़्यादा हो जा रही है सप्लाई से, सो ये इन्फ्लेशन बढ़ जा रही है। इंडिया ने 3 बार जो है वो अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करा। डिवैल्यूएशन करेंसी का करने का मतलब है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। देखिए फर्स्ट टाइम किया 1949 में, सेकंड टाइम किया 1966 में, और थर्ड टाइम इंडिया ने अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन की 1991 में, और फोर्थ टाइम 2016 में की थी। ये डीमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, नोटबंदी ही कर दी थी, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ टाइम डीमोनेटाइजेशन की थी। तो करेंसी की जो डीवैल्यूएशन है वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है। कोई भी कंट्री है वो डीवैल्यूएशन करती कैसे है, देखिए अपनी करेंसी को वो बेच करके फ़ॉरेन करेंसी जो है वो ख़रीद रही है, बेसिकली इनडायरेक्टली। जैसे कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है। इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें कर रही है, तो क्रूड ऑयल कर रही है, कितनी ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, 17% तो प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद जो 83% क्रूड ऑयल है ये इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। किसी भी देश का अगर इंपोर्ट बिल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट बिल, आई विल रिपीट अगेन, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि किसी भी कंट्री का अगर इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट बिल से ज़्यादा है तो उस कंट्री की जो रुपए की वैल्यू है, ठीक है, रुपए की जो उसकी वैल्यू है वो गिरेगी, ठीक है।
एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, कोई भी हम ज़्यादा सामान जो है वो बाहर से ख़रीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूएस में एक कार ख़रीदनी है, ठीक है, कार ख़रीदनी है, आपके पास क्या है, आपके पास है इंडियन रुपीज़, ठीक है, इंडियन रुपीज़ आपके पास हैं। अब आपको ये कार जो है वो ख़रीदेंगे तो आप डॉलर्स में ख़रीदोगे, ठीक है, आपको ये कार ख़रीदनी है डॉलर्स में, तो आप क्या करोगे, ये रुपए तो देख के तो आप ख़रीद नहीं सकते, तो आपको ये जो रुपए हैं ये डॉलर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। डॉलर में कन्वर्ट आप एक्सचेंज करवाओगे ये रुपीज़, तो आपकी जो फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, उसमें आपका क्या हो जाएगा, आप अपना रुपया दोगे और वो आपको डॉलर देंगे, तो आप फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपका जो रुपया है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आपको पता है एक चीज़ की सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। कोई चीज़ एक्सेस में हो रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो जाती है। और एक तीसरा है जो मेन कारण मैंने आपको बता ही दिया, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, आपका जो मनी है वो बेसिकली कैपिटल क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना शेयर मार्केट में इंडिया में से पैसा निकाल करके अपने शेयर्स बेच रहे हैं और बाहर क्या फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ़ॉरेन कंट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी अपनी करेंसी जो है वो फ़ॉरेन की करेंसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जब इंडिया जो है वो डिवैल्यूएशन हो रही है, इससे करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है। कोई भी कंट्री है डिवैल्यूएशन कैसे कर रही है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। वो अगर डेलिब्रेटली कर रही है तो वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल $1 है आपके पास, वो 30 रुपये का है, ठीक है। जैसे $1 है, 30 रुपये का हो गया। डीवैल्यूएशन का मतलब रुपया क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो $1 की कीमत अभी क्या होगी, 35 रुपये होगी। अभी देखिए, सपोज़ करो एक बोतल है, किसी को एक बोतल ख़रीदनी है, उस बोतल का जो प्राइस है वो क्या है, 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है। अब कोई बाहर का बंदा है, वो पहले जब 30 रुपये था $1 की कीमत, तो कितनी बोतल खरीद रहा था, 6 बोतल वो खरीद पा रहा था, 6 बोतल खरीद पा रहा था। अभी सेम $1 दे के वो 7 बोतल खरीद पा रहा है, 7 बोतल खरीद पा रहा है। तो वो क्यों नहीं सोचेगा कि अपने देश की बजाय वो दूसरे देश से कर लो, क्योंकि वहीं पे उसको $1 की 7 बोतल्स मिल रही हैं। तो यानी कि वो बाहर से एक्सपोर्ट करवाना पसंद करेगा, अपने कंट्री में खरीदने की बजाय वो सोचेगा कि भाई बाहर तो मुझे 7 बोतल्स फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए एक तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। अब उसके बाद देखिए, जब ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, थर्ड 5 ईयर प्लान, क्योंकि 3-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, सूखा हो गया, 2 बार युद्ध हो गए, तो एक प्लान हॉलिडे आया 1966 से 1969। ये एनुअल था, मतलब ये 3 बार चला, 1966 से 67, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। रीज़न मैंने आपको बता ही दिए क्यों प्लान हॉलिडे आया। मिजरेबल फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान, 1966 से 1967 में ड्रोट आ गया था, सीवर। और मेन रीजंस बस यही थे आपके, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंडो चाइना इंडो पाकिस्तान वॉर। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फोर्थ 5 ईयर प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।